अध्याय 17 लैन यूनियो। पूरे दिन की अवधि में लिन मिंग ने 2 नीलामी घरों, एक व्यापार मेले और 5 खजाना व्यापार मंडपों का दौरा किया था जो सम्मानित परिवारों द्वारा स्थापित किए गए थे, और फिर भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। जैसे ही वह ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में लौटा, लिन मिंग ने आह भरी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ शिलालेख बेचना इतना मुश्किल होगा। हालांकि ये बस एक छोटा सा झटका था। तिरस्कारपूर्ण तानों और उपहास का लिन मिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसका मार्शल आर्ट की खेती से होने वाला दर्द और पीड़ा किसी भी मनोवैज्ञानिक दर्द से कई गुना अधिक हो गई थी। भले ही जू यान ने उसे लैन यूनियो, उसकी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी कम खेती के बारे में ताना मारा हो, इनमें से कोई भी लिन मिंग के मार्शल आर्ट के दिल को प्रभावित नहीं कर सका। उन्होंने प्रतीक कागजात हटा दिए और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने इस महीने हर दिन शिलालेख तकनीकों का अभ्यास किया था, फिर भी वे ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकालने में कामयाब रहे। उनकी कड़ी मेहनत से ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला ने पहले स्तर की संपूर्णता पहले ही समाप्त कर ली थी। उनकी खुद की मार्शल आर्ट की खेती भी शारीरिक परिवर्तन के पहले स्तर के चरम पर थी। 9 पत्थरों की ताकत और लोहे की लकड़ी को चकनाचूर कर देने वाली मुट्ठी के साथ, यह इस बात का सबूत था कि वह शारीरिक परिवर्तन के पहले स्तर, शक्ति प्रशिक्षण के चरम पर था। 9 पत्थर 900 जिन्स के बराबर थे। यह प्रथम स्तर के शारीरिक परिवर्तनों का चरम था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि लिन मिंग की वर्तमान ताकत 1000 जिन्स से कम नहीं थी। यह उसके प्रशिक्षण पर अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन के प्रभाव के कारण था, और केवल इतना ही नहीं बल्कि उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर भी लिन मिंग वास्तव में अभी भी शरीर परिवर्तन के पहले स्तर में फंसी हुई थी। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के साथ अपनी आत्मा शक्ति को प्रसारित करने के बाद लिन मिंग ने हड्डियों की अपनी समझ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसका स्वयं का डिबोनिंग समय पहले से ही दक्षता और गति के अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच चुका था, यहां तक कि एक दूसरे स्तर का दुष्ट जानवर भी उसके अभ्यास अनुरोधों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दुर्भाग्य से ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में भी लेवल 3 के खतरनाक जानवर बहुत दुर्लभ थे। लिन मिंग इन दुर्लभ जानवरों पर अभ्यास करना चाहते थे लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थे। तो उसने एक तरकीब सोची और हड्डी तोड़ने के लिए चाकू की सपाट पीठ का उपयोग करना शुरू कर दिया। आमतौर पर जो व्यक्ति हड्डियों की कटाई कर रहा था, उसके पास सबसे तेज चाकू या यहां तक कि कुल्हाड़ी या कोई अन्य तेज उपकरण था। दूसरे स्तर के दुष्ट जानवर को खत्म करने के लिए डिबोनिंग में भी अक्सर पूरा दिन लग जाता है, लेकिन लिन मिंग ने वास्तव में हड्डी तोड़ने के लिए चाकू की बहुत मोटी पीठ का उपयोग किया। यह अत्यंत कठिन और असंभव था। चाकू ऐसा महसूस हुआ मानो वह ठोस चट्टान को काट रहा हो, और हर इंच के लिए अत्यधिक प्रयास और ताकत की आवश्यकता होती है। ये लिन मिंग को कौशल को समझने के दौरान अपनी शारीरिक क्षमता को लगातार सीमा तक समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहा था। पहले एक दूसरे स्तर के दुष्ट जानवर को पूरी तरह से नष्ट करने की तुलना में चावल का एक कटोरा खाने में अधिक समय लगता था, लेकिन अब 2 घंटे भी खत्म करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसा करने के बाद भी वह पसीने से लथपथ था। शुक्र है कि परिणाम अभी भी अच्छे थे और उसने पहले की तरह मांस के टुकड़ों को बड़े करीने से काट दिया। यदि ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन को पता होता कि लिन मिंग इन दूसरे स्तर के दुष्ट जानवरों की हड्डियों को केवल चाकू की नोक से खत्म कर रहा है, तो वे न केवल लिन मिंग को निकटतम अस्पताल में जांच कराते, बल्कि स्वयं भी जांच कराते। एक रात के अभ्यास के बाद लिन मिंग की हड्डियां थक गई थीं। वह शिलालेख संबंधी बातों को पूरी तरह भूल गया और सीधे सो गया। एक रात के गहन आराम के बाद लिन मिंग सुबह होने से पहले उठे और अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए झोउ पर्वत पर अपने गुप्त स्थान पर चले गए। एक के बाद एक प्रहार के साथ सूरज आकाश में उगने लगा। इसी समय एक युवा लड़का ग्लेड से आया। वह सफेद कपड़े पहने एक लंबा, स्वस्थ दिखने वाला लड़का था।
भाई लिन, आपने कल मुझसे ये क्यों पूछा कि शिलालेख चिन्ह कहाँ बेचने हैं? क्या आपने सचमुच कुछ उत्कीर्णन पूरा कर लिया है? ये लड़का बिल्कुल लिन जियाओडोंग था। कल इसी समय लिन मिंग ने उससे पूछा था और उसने बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया था। लेकिन इसके बारे में अधिक से अधिक सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि लिन मिंग किसी भी तरह से कोई शिलालेख बनाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि लिन जियाओडोंग को शिलालेख की गहरी समझ नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि लिन मिंग के लिए एक पूर्ण शिलालेख प्रतीक बनाना असंभव था। यह संभवतः कोई घटिया या आधा अधूरा उत्पाद था, और यदि वह व्यापार मेले में बेचने के लिए ऐसा कुछ लाता, तो व्यापारियों ने संभवतः उसे ठग होने के कारण पीटा होता। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने कुछ पूरा कर लिया है। लिन जियाओडोंग का दिल कड़ा हो गया। आप उन्हें बेचने के लिए लाए हैं? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बेचा। उम्मीद थी कि उसने कुछ भी नहीं बेचा था। ये व्यापारी मूर्ख नहीं थे। लिन जियाओडोंग ने थोड़ी चिंता के साथ अपने दोस्त को आकार दिया। उसके कुत्ते के पिल्ले की आंखें चिंता से भर गईं जब उसने पूछा, भाई लिन, तुम्हें पीटा तो नहीं गया? लिन मिंग स्तब्ध होकर चुप हो गया। उसके इस छोटे भाई की सचमुच अद्भुत कल्पना थी। वह जोर से हंसा और अपने दोस्त के कंधे पर ताली बजाते हुए कहा, मैंने वास्तव में शिलालेख प्रतीकों को पूरा कर लिया है, और मैं कोई सेकंड हैंड ठग नहीं हूं। मुझे क्यों पीटा जाएगा? ये कहते हुए उसने वे 4 प्रतीक पत्र निकाले जिन पर उसने पिछले महीने मेहनत की थी और उन्हें लिन जियाओडोंग को दिखाया। वह नहीं चाहता था कि वह उसके बारे में चिंता करे। हालांकि जैसे ही लिन जियाओडोंग ने इन 4 प्रतीक पत्रों को देखा, उसका चेहरा तुरंत डर से कठोर हो गया। इन प्रतीक पत्रों की शक्ल सचमुच भयानक थी। देखिए, उन्होंने अनुमान लगाया कि लिन मिंग के शिलालेख दोयम दर्जे के हो सकते हैं या दोषपूर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। कागज गाढ़ा पीला था। यह बस टॉयलेट पेपर जैसा दिखता था जिसे कई बार इस्तेमाल किया गया था। कोई मूर्ख ही इसे खरीदेगा। लिन जियाओडोंग ने पहले भी शिलालेख मास्टरों द्वारा बनाए गए कई प्रतीक कागजात देखे थे और वे हमेशा चमकदार, साफ चादरों पर झिलमिलाते रंगों वाले होते थे। लिन जियाओडोंग ऐसा लग रहा था जैसे उसने खराब दलिया खा लिया हो। उसने एक शुष्क मुस्कान छोड़ी। हे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। उसमें लिन मिंग को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं थी, जो शायद पीड़ित थी। वह केवल उस कई 100 टन सामग्री के बारे में सोच सकता था जो टॉयलेट पेपर के रूप में उपयोग में आ गई थी। लिन जियाओडोंग का दिल तुरंत दर्द में था। यह सचमुच पैसे की बर्बादी थी। लिन मिंग ने देखा कि लिन जियाओडोंग की अभिव्यक्ति बदल गई थी, और वह अनुमान लगा सकता था कि वह इस समय क्या सोच रहा था। उन्होंने सिंबल पेपर्स को यूं ही दूर रख दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह लिन जियाओडोंग को इस तरह से पर्याप्त रूप से समझा सके कि वह समझ सके। भाई लिन, मुझे कहना होगा कि आपकी प्रतिभा और प्रयास से आप देर सबेर नाड़ी संक्षेपण अवधि को पार कर लेंगे। इससे परेशान क्यों हो? लिन जियाओडोंग ने अपने अच्छे दोस्त को मनाने के लिए गाजर का तरीका आजमाने का फैसला किया। स्पष्टतः छड़ी ने काम नहीं किया था। लिन मिंग मुस्कुराए और चुप रहे। लिन जियाओडोंग गलत नहीं था। भले ही वह शिलालेख के साथ परेशान नहीं था, ये केवल समय की बात थी जब तक वह नाड़ी संक्षेपण चरण तक नहीं पहुंच गया। यहां तक कि हॉटियन चरण या यहां तक कि कल्पित जियांटियन चरण भी बहुत कठिन नहीं होगा। लेकिन मार्शल पथ पर चलना एक दैनिक संघर्ष था, और समय किसी का इंतजार नहीं करता था। यदि उसने युवावस्था में अपनी खेती में उतनी तेजी से सुधार नहीं किया जितना वह कर सकता था, तो उम्र के साथ यह और अधिक कठिन होता जाएगा। यदि वह विशेष औषधियों या जादुई वस्तुओं का उपयोग नहीं करता और केवल अपने स्वयं के मेहनती प्रयासों पर निर्भर रहता, भले ही उसके पास ठोस आधार होता, तब भी इसमें बहुत अधिक समय लगता। वह समय जिसे लिन मिंग खर्च नहीं कर सकते थे। इसलिए उसे शिलालेख तकनीक का उपयोग करके पैसा कमाने और जितना हो सके उतने शॉर्टकट अपनाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा,
जियाओडोंग, आप पहले वापस जाएं। मुझे अभी भी कुछ मामले निपटाने हैं। मामले? भाई लिन, आप इन प्रतीक पत्रों को बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? लिन मिंग ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। मैं पहले से ही जानता हूं कि चीजें कैसी हैं। जैसे ही उसने ये कहा, लिन मिंग पहले ही कई दर्जन मीटर की दूरी पार कर चुका था। फकर, लिन जियाओडोंग ने देखा कि लिन मिंग गायब हो गया था और वह केवल उसकी पीठ पर कोस सकता था। वह जानता था कि लिन मिंग ने अपना रास्ता तय कर लिया है और वह इसे बदल नहीं सकता। मेरे भाई, हे मेरे भाई, कृपया सावधान रहें। हालांकि लिन मिंग के पास वास्तव में दृढ़ इच्छाशक्ति और आकांक्षाएं थीं। कुछ चीजें स्वर्ग के नियंत्रण से भी परे थीं। हालांकि स्काई फॉर्चून सिटी में कई दुकानें थीं, लेकिन शिलालेख प्रतीकों को बेचने की योग्यता रखने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। नीलामी घरों और व्यापार मेलों को मिलाकर कुल मिलाकर 30 से भी कम थे। इनमें से लिन मिंग पहले ही उनमें से अधिकांश का दौरा कर चुके थे और बिना किसी अपवाद के उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह केवल एक प्रशिक्षु था। कभी कभी एक प्रशिक्षु की किस्मत अच्छी होती है और वह एक संपूर्ण उत्पाद बना देता है, लेकिन कोई भी ऐसे संदिग्ध उत्पाद पर अपने कीमती हथियार बर्बाद नहीं करना चाहेगा। लिन मिंग इस झटके से थोड़ा निराश थे, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। अपने मन में वह जानता था कि उसे केवल कुछ और समय चाहिए और उसे अपने परिश्रम का फल मिलेगा। आप हमें खेप पर यह शिलालेख बेचना चाहते हैं? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो छोटे लड़के? तुम बहुत छोटे हो और फिर भी इतना बेईमान काम करना चाहते हो। इसे बेचा ही नहीं जा सकता। जाओ, जाओ और मुझे व्यापार करने में विलंब न करो। आप रास्ता रोक रहे हैं। 100 ट्रेजर हॉल के स्टोरकीपर ने अधीरता से उसे दूर कर दिया। निजी दुकान मालिकों का आचरण हमेशा अधिक पेशेवर नीलामी घरों से भी बदतर था। लिन मिंग ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह बेहद खूबसूरत चेहरा था, लेकिन जिसे वह देखने से भी कतरा रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर हल्के पीले रंग की पोशाक पहने 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक वह था जो कुछ महीने पहले अपनी वादा की गई मुलाकात से चूक गया था और जुयान के साथ 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस लैन यूनियू गया था। लैन यूनियू भी अभी अभी आई थी और उसने लिन मिंग के हाथ में 4 मैले कुचले प्रतीक पत्रों को देखा और उन शब्दों के बारे में सोचा जो स्टोरकीपर ने अभी कहा था। उसका सांवला रंग बदल गया। लैन यूनियू ने पहले शिलालेख प्रतीक कागज नहीं देखे थे, लेकिन अगर उसने देखा भी होता तो वह उन काल्पनिक वस्तुओं को लिन मिंग के हाथ में मौजूद इन खुरदरे कागजों से नहीं जोड़ती। उसने अनुमान लगाया कि लिन मिंग सामान दोबारा बेच रहा था। कुछ सामान की कीमत ज्यादा नहीं थी और वे ऐसी चीजों को खरीदने और कीमत में अंतर के लिए उन्हें अधिक सामान्य, निचले स्तर के बाजारों में बेचने की कोशिश करेंगे। इस तरह के काम में कम मुनाफा होता था और सबसे बढ़कर यह ऐसा काम नहीं था जिसके लिए कोई अपना सिर ऊंचा कर सके। इसके अलावा लिन मिंग का परिवार अमीर नहीं था और उन्हें जीवनयापन के लिए दैनिक खर्चों के साथ साथ मार्शल आर्ट की खेती के खर्चों का भी वहन करना पड़ता था। हाल ही में उसके पास पैसे की कमी रही होगी और इसलिए वह जो भी कर सकता था उसने कोशिश की। उस विचार के साथ लैन यूनियू ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में उसे कुछ कहना चाहिए या नहीं। उसे लगा जैसे उसने जो कुछ भी कहा उससे लिन मिंग की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन वह यह दिखावा भी नहीं कर सकती थी कि वह मिंग की तरह नहीं थी। अब तक स्टोरकीपर ने लैन यूनियू को देख लिया था और उसका बदसूरत मग तुरंत स्वागत में मुस्कुराया। अतीत से लेकर अब तक ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। ये युवा महिला, तुम कौन सा सामान खरीदना चाह रही थी? कल तुमने एक तलवार खरीदी, क्या इसका उपयोग करना आसान था? अरे हाँ, और उस युवा मास्टर के बारे में क्या ख्याल है जो कल आपके साथ आया था? क्या आप भी साथ आए थे? मैं उसे नहीं देखता।
यह स्पष्ट था कि स्टोकीपर का युवा मास्टर का उल्लेख झू यान की ओर था। स्टोकीपर के चेहरे पर मुस्कान देखकर लिन मिंग को भी पता चल गया कि पिछली बार जब झू यान लैन यूनियो के साथ यहां आई थी तो स्टोकीपर ने बहुत पैसा कमाया था। लैन यूनियो ने यह नहीं सोचा था कि स्टोकीपर इस समय झू यान का उल्लेख करेगा, जिससे स्थिति और अधिक अजीब और तनावपूर्ण हो गई। वह समझाना चाहती थी कि उसने झू यान के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन उसने शब्दों को अपनी जीभ पर दबा रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने खुद को मजबूत कर लिया। वह अब छोटी लड़की नहीं थी और उसे इन चीजों के बारे में स्पष्ट होना था। देर सबेर वह झू परिवार में शादी कर लेगी, और हालांकि वह झू यान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने लक्ष्यों के लिए उसने अपनी नियति के सामने घुटने टेक दिए थे और विश्वासघात का रास्ता चुना था। थोड़ी अधिक तनावपूर्ण स्थिति के बाद लैन यूनियो ने धीमी आवाज में पूछा, बहुत समय हो गया, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, लिन मिंग ने शांति से उत्तर दिया। जो अतीत में था वह अतीत में था, वह इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। ठीक है, यदि आप सचमुच ठीक थे तो आप वहां कैसे हो सकते थे? एक 15 साल का लड़का खेती के दर्द से जूझ रहा है, साथ ही उसे अपनी आजीविका की भी चिंता है, और दूसरों का उपहास भी झेलना पड़ रहा है। क्या यह वाकई ठीक था? लैन यूनोए लिन मिंग की जिद को जानती थी, लेकिन उसकी ऐसी शक्ल देखकर वह केवल आग्रह कर सकी, तुमने पीछे मुड़ने के बारे में नहीं सोचा था। वापसी? वापस कहां मुड़े? हाँ, क्या आप मुझसे मार्शल आर्ट छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि मार्शल आर्ट की खेती करना शरीर के लिए खतरनाक है। यदि आपके पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो स्थायी विकलांगता झेलना आसान है। लैन यूनियो ने आह भरी, और उसकी नजर लिन मिंग के हाथ में प्रतीक कागजात पर पड़ी। कुछ छोटे सामानों को दोबारा बेचने से जो पैसा आप कमाते हैं, वह मार्शल आर्ट की खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी चीज से कष्ट हुआ है। मुझे पता है कि आप सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं यह नहीं सोचना चाहता कि बाद में जीवन में केवल एक ही चीज जो आप करेंगे वह बिस्तर पर लेटे रहना है। उसके हार्दिक शब्दों को सुनकर लिन मिंग मुस्कुराए और कहा, सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और प्रतीक कागज पर जलती हुई खूबसूरत लौ की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा, मार्शल आर्टिस्ट का मार्ग इस लौ की तरह है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से केवल दर्द होगा। खतरे अनगिनत हैं और सड़क बाधाओं से भरी है। जो कोई भी इसके नीचे से गुजरेगा वह अंततः राख में बदल जाएगा, लेकिन सच्चे मार्शल कलाकार का पुनर्जन्म इस राख से होगा। भले ही मैं केवल एक छोटा और कमजोर पतंगा होता, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग की लपटों में चला जाऊंगा। मैं लाखों में से एक मौके के लिए अपने भाग्य से लड़ूंगा कि मैं अपने संसार का अनुभव कर सकूं और एक ज्वलंत फीनिक्स में पुनर्जन्म ले सकूं। और अब भी मैं एक पतंगा नहीं हूं। लिन मिंग ने फीकी मुस्कान के साथ ये शब्द बोले। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह के कागजात हटा दिए और चुपचाप चले गए, केवल अपनी अकेली लेकिन गर्वित छवि को छोड़कर। लिन मिंग ने प्रकाश की ओर एक पतंगे की तरह 100 ट्रेजर्स हॉल छोड़ दिया। यह मार्शल आर्ट का उनका दिल था, यह उसका दांव था। वह उस दिन तक दृढ़ रहेगा जब तक वह निर्वाण तक नहीं पहुंच जाता। वह उस दिन तक चैन नहीं लेगा जब तक कि वह आकाश में न उड़ जाए। अध्याय 18 बेचा गया। लिन मिंग का अंतिम पड़ाव रेड मेपल नीलामी घर था। लिन मिंग ने सफलता के बारे में कोई विचार नहीं किया था, और जैसा उसने सोचा था, नीलामी घर की खूबसूरत नीलामीकर्ता उसे ठुकराने के लिए खुद सामने आई थी। हालांकि इस खूबसूरत महिला को लगा कि लिन मिंग के साथ थोड़ा गलत व्यवहार किया गया है, इसलिए उसने उसे 2 सुझाव दिए। सबसे पहले, उसे इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन का प्रयास करना चाहिए। शायद वे संग्रह या शिक्षाप्रद उपयोग के लिए उसके प्रतीक पत्र खरीदने में रुचि लेंगे।
आमतौर पर कम सफलता अनुपात के कारण प्रशिक्षु स्तर का शिलालेख प्रतीक अपेक्षाकृत दुर्लभ था, लेकिन लिन मिंग के पास 4 थे, इसलिए यह और भी अधिक था। दूसरे, वह शहर के चौराहे पर जाकर वहां अपना सामान बेचने की कोशिश कर सकता है। लिन मिंग पहले इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में नहीं गए थे। उसके पास एक वास्तविक शिलालेख मास्टर की साख नहीं थी, और यहां तक कि एक शीर्ष स्तरीय शिलालेख मास्टर भी लिन मिंग के शिलालेखों के पीछे के रहस्यों को देखने में असमर्थ होगा। स्काई फॉर्चून किंगडम की शिलालेख तकनीक और देवताओं के दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लिन मिंग केवल एक ही काम कर सकता था, वह था सिटी स्क्वायर सेंटर जाना और वहां अपने चुनाव चिन्ह के कागजात बेचने की उम्मीद करना। दुर्भाग्य से उचित मूल्य प्राप्त करना असंभव था। हालांकि सिटी स्क्वायर एक निचले स्तर का व्यापारिक केंद्र था, फिर भी यह सरकार द्वारा समर्थित एक आधिकारिक प्रतिष्ठान था। यहां विभिन्न प्रकार के सामान थे जिन्हें कमीशन पर बेचा जा सकता था। व्यापारिक केंद्र 5% लेगा, लेकिन केंद्र की प्रतिष्ठा सर्वविदित थी और धोखा दिए जाने का कोई डर नहीं था, इसलिए कई लोगों ने ऐसा करना चुना। व्यापारिक केंद्र में प्रवेश के लिए गुणवत्ता सीमा कम थी। जब तक यह वास्तविक है और नकली नहीं है, तब तक कोई भी सामान उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है। लिन मिंग के शिलालेख प्रतीक स्वाभाविक रूप से असली सौदा थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन यह सिर्फ एक प्रशिक्षु का काम था, इसलिए मूल्य कम था। व्यापारिक केंद्र के मूल्यांकक द्वारा उसके माल की जांच करने के बाद मोटे आदमी ने उसे 100 सोने के टन की शुरुआती कीमत की पेशकश की। ये संख्या सुनकर लिन मिंग केवल स्तब्ध होकर चुप रह गई। आपकी बहन, यह क्या है? शिलालेख के लिए सामग्री की कीमत 7-800 सोने की टन थी, और व्यापार केंद्र ने एक के लिए 100 सोने की टन की पेशकश की। यदि उसने इसे 100 सोने के टन पर बेचा, तो लिन मिंग को केवल 400 सोने के टन प्राप्त होंगे। तो तुम्हें बेचना है या नहीं? लिन मिंग ने दांत पीसकर कहा, हाँ, मैं बेचूंगा। मैं 2 बेचूंगा। लिन मिंग ने हाल ही में अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। यदि यह बड़ा वेतन और ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन की अच्छी स्थिति नहीं होती, तो वह सड़कों पर भूख से मर रहा होता। भले ही वह घाटे पर बेच रहा हो, वह 2 बेचना स्वीकार कर सकता था। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, तो वह बस एक अवधि तक इंतजार करेगा। उसका दिल आखिरी 2 को 100 टन सोने के दाम पर बेचने को तैयार नहीं था। मोटे मूल्यांकक ने कहा, अपना पता पीछे छोड़ दो। व्यापारिक केंद्र केवल कमीशन की वस्तुओं की बिक्री के लिए जिम्मेदार था। जब लोग सामान खरीद लेंगे तभी उन्हें भुगतान किया जाएगा। लिन मिंग के लिए इन 2 शिलालेख प्रतीकों की भी बिक्री निश्चित नहीं थी। एक कम किराया 1 सोने की टन है, एक मध्यम किराया 3 सोने की टन है, और एक महीने के पट्टे के लिए एक उच्च किराया 5 सोने की टन है। यदि उस समयावधि के बाद वस्तु बेचने में असमर्थ होती है, तो वस्तु शेल्फ से बाहर हो जाती है और पैसा वापस नहीं किया जाता है। मोटे मूल्यांकक ने कहा, बकवास। यहां तक कि इसके लिए पैसे की भी जरूरत थी। उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब थी। उसने अपना सिर घुमाया और इसके बारे में सोचा। उच्च किराया स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा था, उसके बाद मध्यम किराया था। कम किराया शायद कोई छायादार कोना था जहां कोई उसकी चीजें नहीं देख पाता। लिन मिंग ने अपनी जेब से 5 सोने की तौलियां निकालीं और सक्षम व्यक्ति पर 3 सोने की तौलियां थपथपाईं। मैं मध्यम किराया लूंगा। ये सोचना की बात यहीं तक आ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि यह शिलालेख किसी स्वामी से भी बदतर नहीं था, लेकिन अब यह केवल 100 टन सोने के लिए बेचा गया, और उसे किराए के शुल्क के साथ 5% कर भी देना पड़ा, और यह इस पर भी निर्भर करता था कि किसी ने उसका सामान खरीदा है या नहीं। लिन मिंग ने आह भरी। अज्ञात रहना सचमुच कठिन था। उसने 2 सोने की तीलियां वापस अपनी जेब में रख ली और मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। अपनी मार्शल आर्ट विकसित करने के लिए कोई दुर्लभ दवा खरीदने की बात तो दूर, अगर मेज पर रखने के लिए पर्याप्त भोजन होता तो वह भाग्यशाली होता।
दवाओं के बिना और किसी अन्य सामग्री के बिना लिन मिंग को अपने अच्छे भाई लिन शियाओडोंग से पैसे उधार लेने के लिए कहना सही नहीं लगा। इसलिए वह झो पर्वत में रहे और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास किया। ऐसे ही एक एक करके दिन बीतते गए। 7 दिन बीत चुके थे। सिटी स्क्वायर व्यापारिक केंद्र हमेशा एक हलचल भरा स्थान रहा है। अच्छे निर्णय वाले कुछ लोग यहां आते हैं और कुछ दुर्लभ वस्तुओं की खरीदारी करते हैं जो कम कीमत पर खो जाती हैं। किसी छिपे हुए खजाने को ढूंढना एक सुखद एहसास था। हालांकि ये लोग आमतौर पर औषधीय जड़ी बूटियों या शिलालेख प्रतीकों को नहीं देखेंगे। उनकी गुणवत्ता देखना बहुत कठिन था, इसलिए वे अक्सर इन वस्तुओं को छोड़ देते थे। इस वजह से सैकड़ों और हजारों ग्राहक आए थे, लेकिन लिन मिंग का शिलालेख प्रतीक शांति से शेल्फ पर पड़ा रहा, क्योंकि किसी ने इसके लिए नहीं पूछा था। लेकिन आज बड़े ऊपरी शरीर वाला एक लंबा हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति व्यापारिक केंद्र में टहलता हुआ आया। उसका पूरा शरीर मोटी मांसपेशियों से लिपटा हुआ था और उसका रूप कठोर था। वह बस एक डराने वाला आदमी था। वह अपनी पीठ पर 4 फुट लंबी तलवार रखता था और एक बाघ की तरह गर्व से चलता था जो मुसीबत की तलाश में था। उस व्यक्ति की आंखें ठंडी थीं। उसका शरीर घावों से बिखरा हुआ था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अनगिनत जीवन या मृत्यु के अनुभवों का अनुभव किया था। यह आदमी सच्चा हत्यारा था। मार्शल हाउस में प्रशिक्षण लेने वाले वे छोटे लड़के उसकी उपस्थिति की तुलना नहीं कर सकते थे। इस व्यक्ति को देखकर मोटा मूल्यांकनकर्ता सिकुड़ गया। यह आदमी शारीरिक परिवर्तन के 5वें स्तर पर था, हड्डी निर्माण के चरम पर एक बिजली घर। यह व्यक्ति नाड़ी संक्षेपण काल से केवल एक कदम दूर था, लेकिन इस एक कदम में बहुत सारे लोग थे जो अपने पूरे जीवन में इसे पार करने में असमर्थ थे। ग्राहक क्या खरीदना चाहता है? मोटे मूल्यांकक ने खड़े होकर अभिवादन किया। उस आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा और बस इधर उधर देखता रहा। इतनी चतुराई से मूल्यांकनकर्ता भी चुप रहा। आदमी ने दुकान के चारों ओर देखा और ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज ने उसकी रुचि को आकर्षित किया हो। तभी अचानक उसने कागज की 2 पीली पर्चियों की ओर इशारा किया जो कांच के शीशों के बीच दबी हुई थीं। ये शिलालेख चिन्ह है। हाँ, ये 100 टन सोने का है, उस आदमी ने आश्चर्य से कहा। सामान्य शिलालेख प्रतीक की कीमत 1000 स्वर्ण टन से अधिक होती है। 100 टन सोना वास्तव में सस्ता था। स्टोकीपर ने सच कहा। यह एक शिलालेख प्रशिक्षु का उत्पाद है। उनका साधना स्तर शरीर परिवर्तन के 3रे स्तर पर ही है। ये जो बढ़ी हुई ताकत प्रदान करता है वह संभवतः केवल 10% तक है। 10%? आदमी ने भौहें चढ़ा लीं। यह वास्तव में एक कम संख्या थी, लेकिन अफसोस वह 1000 सोने के टन से अधिक मूल्य के शिलालेख प्रतीकों को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सका। इस हीरो का नाम टाई फैंग था। उनकी पृष्ठभूमि सामान्य थी और उनका वेतन इस बात पर निर्भर था कि सेना उन्हें क्या मुहैया कराती थी। उसे अपनी दवा की आपूर्ति के साथ साथ अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल भी करनी थी, इसलिए वह बड़ी मात्रा में सोना खर्च नहीं कर सकता था। 1000 टन सोना भी नहीं, लेकिन 100 टन भी बहुत बड़ी कीमत थी। 1 महीने पहले टाई फैंग एक अभियान पर सशस्त्र बलों के साथ गए थे और दुश्मन नेता का सिर ले लिया था, जो हड्डी फोजिंग चरण में भी था। उसने अपनी तलवार को युद्ध की लूट के रूप में लिया। ये तलवार मानव चरण का खजाना थी। सेना के नियम थे कि अर्जित किया गया खजाना उसका अपना होता है। इस तरह टाई फैंग को एक कीमती तलवार प्राप्त हुई। हालांकि तलवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। तलवार की नोक टूट गई थी। यह अधूरा खजाना सीमित प्रभाव ही प्रदर्शित कर सका। जब मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी आत्मा की शक्ति को हथियार में केंद्रित किया, क्योंकि तलवार अधूरी थी, युद्ध की ताकत भी कम हो गई थी। इसके अलावा टाई फैंग इस बात से भी निराश थे कि तलवार पर कोई शिलालेख चिन्ह नहीं था, इसलिए इसकी ताकत एक स्तर से भी कम थी। टाई फैंग ने इस पर एक शिलालेख उत्कीर्ण करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह उच्च कीमत वहन करने में असमर्थ थे
और इसलिए भी कि तलवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए कोई कह सकता था कि यह शिलालेख प्रतीक जैसी किसी चीज के लिए अयोग्य थी। लेकिन एक प्रशिक्षु से इस शिलालेख चिन्ह को देखकर उसे इसमें आकर्षण नजर आने लगा। आमतौर पर एक प्रतीक जिसकी ताकत 30% बढ़ जाती है, उसमें लगभग 1500 सोने के टन लगेंगे। लेकिन इससे हथियार में केवल 10% की वृद्धि हुई, इसलिए कीमत केवल 100 सोने की टन थी। प्रभावशीलता और लागत का अनुपात अधिक था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इसे वहन कर सकता था। कल सेना के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का तीसरा राउंड था। उनका अगला प्रतिद्वंद्वी काफी कठिन था। यदि वह अपनी तलवार की ताकत थोड़ी सी बढ़ा सके, तो उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक होगी। 30 वर्ष की आयु के भीतर सभी मार्शल कलाकारों के लिए टूर्नामेंट की आवश्यकता थी। यदि किसी का परिणाम अच्छा रहा, तो उन्हें महान पुरस्कार मिलेगा, या यहां तक कि सैन्य रैंक में पदोन्नति भी मिलेगी। टाई फैंग के सैन्य कारनामे पहले ही वर्षों में जमा हो चुके थे। यदि इस बार उसने अच्छे परिणाम दिखाए, तो उसे 10,000 आदमियों का कप्तान भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा वह पुरस्कार भी चाहता था। 10 साल पहले उसकी मां ने हर्बल औषधियां ली थी ताकि वह अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास जारी रख सके और एक चट्टान से गिर गई और उसके दोनों पैर टूट गए। तब से वह एक बिस्तर तक ही सीमित थी। टाई फैंग ने स्वर्ग की कसम खाई थी कि वह अपनी मां के लिए दुर्लभ दवा ब्लैक ज़ैड पेस्ट खरीदेगा। अगर ठीक से सेट किया जाए तो ब्लैक ज़ैड पेस्ट में टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने की क्षमता होती है। इससे वह अपनी मां के दोनों पैरों को ठीक कर सकेगा और वह फिर से चल सकेगी। लेकिन इस दुर्लभ औषधि की कीमत 5,000 सोना टन थी। अब उसके लिए यह एक अकल्पनीय आकृति थी। इसे ध्यान में रखते हुए टाई फैंग को अपने हाथों से जीत हासिल करनी होगी। कल टूर्नामेंट का तीसरा दिन था और यहां तक कि मार्शल किन जियाओ भी व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लेंगे। वह देश में नंबर 1 व्यक्ति थे। इतना कुछ दांव पर होने के बावजूद उसके हारने का कोई रास्ता नहीं था। उसके परिवार के लिए, उसकी मां के लिए। टाई फैंग ने अपने दांत भींचे और स्टोकीपर से कहा, यह शिलालेख प्रतीक, मैं इसे ले लूंगा। बिल्कुल नहीं। किसी तरह आप 95 टन सोना वापस पाने में कामयाब रहे। लिन जियाओडोंग ने लिन मिंग्स के हाथ में नोट देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह असली है। वह यह नहीं कह सका कि उसने अपने मन में क्या सोचा था, कि किसी दयनीय मूर्ख ने टॉयलेट पेपर का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 95 टन सोना खर्च कर दिया। यह 92 टन सोना है, लिन मिंग ने कहा। सिटी स्क्वेयर ट्रेडिंग सेंटर पैसे के मामले में बहुत तेज था। खरीदारी के अगले दिन उन्होंने लिन मिंग को उसका मुनाफा सौंप दिया था। यह मूल रूप से 100 सोने की टन थी, और किराए के लिए 5% और 3 सोने की टन निकालने के बाद 92 सोने की टन बची थी। एक शिलालेख प्रतीक जिसका न्यूनतम मूल्य 1000 टन सोना होना चाहिए था, केवल 92 टन में बेचा गया। इसने लिन मिंग को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया कि जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा था उसे इतना लाभ हुआ। लेकिन यह सच था कि जिन्होंने इसे खरीदा था उन्होंने जोखिम उठाया था। 90 टन सोना किसी भी प्रकार की दुर्लभ दवा खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। घावों को ठीक करने वाली सामान्य किस्म को खरीदना ही काफी था। लिन मिंग ने कंधे उचकाए और कुछ सामग्री देखने के लिए दवा की दुकान में चले गए। वह नहीं जानता था कि इस समय बख्तरबंद मैदान में अप्रतिम धूमधाम और भव्यता का एक आयोजन हो रहा है, मार्शल कलाकारों की भव्य सभा। 10 माइल मैदान में तेज धूप में भारी लोहे का कवच पहने हुए 10,000 सैनिक एक तंग वर्गाकार संरचना में खड़े थे। यदि कोई उनके पास आ जाए तो उन्हें युद्ध की आभा का अनुभव होगा, मानो वे किसी प्राचीन युद्ध के मैदान में डूब रहे हों और मृत्यु के देवता उनकी ओर सरपट दौड़ रहे हों। ये स्काई फॉर्चून के साम्राज्य के सबसे शानदार योद्धा थे, यहां तक कि एक को बेतरतीब ढंग से चुनने पर भी ये कहना कोई मजाक नहीं था कि वे 10 अन्य योद्धाओं के खिलाफ लड़ सकते थे। इन सैनिकों के सामने सीटों की कतारें थीं। इसके मध्य में स्वर्ण कवच पहने एक व्यक्ति बैठा था।
हालांकि उसकी कनपटी पर घने बाल पहले से ही सफेद हो चुके थे, उसकी अभिव्यक्ति उज्ज्वल थी और उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने अनंत शक्ति, वीरों में वीर होने का एहसास कराया। यह वह व्यक्ति था जिसकी ताकत ने 80 साल पहले पूर्वी सन देश को तबाह कर दिया था, मार्शल किन जियाओ। यहां उनकी मौजूदगी से पता चला कि यह टूर्नामेंट कितना महत्वपूर्ण है। किन जिंगसुआन और उसके मालिक, मिस्टर मुई सहित किन परिवार भी उपस्थित था। मुई पहले से ही 100 साल की थी। उनकी खेती हॉटियन के मध्य चरण तक पहुंच गई थी। वह स्काई फॉर्चून के सर्वोच्च गुरुओं में से एक थे और एक शिलालेख गुरु थे। यहां तक कि स्काई फॉर्चून साम्राज्य के राजा को भी उसके साथ सम्मान से पेश आना पड़ा। किन परिवार के अलावा हजारों अन्य सैन्य अधिकारी भी थे।